नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं और आपकी आवाज में आज एक बार फिर से हम वही मुद्दा उठाने जा रहे हैं जिसके सामने आते ही सरकार, सत्ता और साहबों का अमला असहज हो जाता है। मध्य प्रदेश में अवैध खनन का खेल इतना खुलकर हो रहा है कि क्या आईएएस और क्या आईपीएस और क्या सरकार, दावों का दम दिखाने से ज्यादा आज तक कुछ ज्यादा हो नहीं पाया। कई लोगों की जान चली गई, कई किस्मत से बचे भी, लेकिन खनन और खौफ का सिलसिला धड़ल्ले से चल रहा है। अब इसी सिलसिले को रोकने के लिए ड्रोन प्लान सामने आया है। मतलब एमपी के जानलेवा माफिया से बचने के लिए प्रशासन ड्रोन से निगरानी करेगा। लेकिन सवाल यही है कि जो माफिया सरकार से नहीं डरे, सेनापतियों से नहीं डरे, सत्ता से नहीं डरे, क्या वो ड्रोन से डरकर अपना धंधा छोड़ देंगे? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मुद्दा अहम है क्योंकि एक रिपोर्ट के जरिए आप समझेंगे। आपको बता दें कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो 4 कसौटियों पर परखी गई है। मौके पर रिपोर्टर, तकनीकी विश्वसनीयता, एक्सपर्ट की राय और अलग अलग स्रोत। तो पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश के खनन माफिया के हौसले कितने बुलंद है, इसका ताजा उदाहरण 19 जुलाई को टीकमगढ़ जिले में देखने को मिला। रेत माफिया पर कार्रवाई करने पहुंचे लिधोरा तहसीलदार अनिल गुप्ता ने रेत से भरे ट्रैक्टरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने उनकी गाड़ी के सामने ही रेत की ट्रॉली का चेक उठा दिया। गनीमत रही कि तहसीलदार साहब बच गए। इस तस्वीर को दिखाने का मकसद मध्य प्रदेश में अवैध खनन माफिया के बुलंद हौसले तो हैं ही, साथ ही ये बताना भी है कि अवैध खनन रोकना कितना मुश्किल काम है। शायद इसका अंदाजा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी है। यही वजह है कि शुक्रवार को एक वर्कशॉप के उद्घाटन में पहुंचे सीएम ने इस सच को खुले मंच से स्वीकार कर लिया था। अब रेत के बारे में अगर आप ज्यादा ध्यान लगाओ, उनका पिता कम हो तो विकास की जैसी जरूरत है। आप जानते हैं इलीगल माइनिंग होती है, अवैध खनन, और उसको रोकना हर राज्य का अनुभव होगा कि बहुत आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि खनन माफिया के बुलंद हौसले सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार के लिए परेशानी का सबब है, बल्कि कई राज्यों में इन खनन माफिया ने वहां की सरकारों की नाक पर दम कर रखा है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अवैध खनन रोकने के लिए 5 जिलों के कलेक्टर की बैठक बुलाई। बैठक में जबलपुर के कलेक्टर महेंद्र चंद्र चौधरी ने रेत सप्लाई के लिए डिपो बनाने के अलावा ड्रोन से निगरानी करने का सुझाव दिया, जिसे नई रेत नीति में शामिल किया जा सकता है। ड्रोन का प्रयोग किया जाए और ड्रोन से जो चीज है वो कैप्चर की जाए, ताकि जो यदि कहीं वाहन लगा, डंपर लगे हैं, मशीन लगी है या नाव से रेत निकल रही है तो ये ड्रोन में कैप्चर हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या डिपो बनाने से रेत की कालाबाजारी खत्म हो जाएगी? ड्रोन से निगरानी करने पर अवैध खनन पर रोक लग जाएगी, वो भी उस प्रदेश में जहां खनन माफिया प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला करने से भी नहीं चूकते। दरअसल इस सुझाव पर जमीनी हकीकत और मुख्यमंत्री की बयां की गई सच्चाई भारी है। मुमकिन है सुझाव को अमल में लाया जाए, थोड़ा फर्क भी पड़े, लेकिन खनन माफिया के हौसले पस्त नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रेत का अवैध खनन सरकार की राजनीति की राह में एक मुश्किल के तौर पर बार बार सामने आता है, क्योंकि विपक्ष भी सवालों के घेरे में लेता है और कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि जनता भी सरकार से सवाल करने लगती है। इसीलिए हमारा सवाल यह है कि क्या ड्रोन से रेत माफिया डरेगा? 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी, भूपेंद्र गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, और शिव अनुराग पटेरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। रजनीश अग्रवाल जी, जो रेत माफिया का कहर है एमपी में, उसको रोकने के लिए सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री की हमने बयान सुनाया कि किस तरीके से कह रहे हैं कि मुश्किल है रोकना, लेकिन ड्रोन की टेक्नोलॉजी आएगी तो कितना सकारात्मक बदलाव हो सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार व्यवस्था इस प्रकार के जो संसाधनों के साथ खिलवाड़ करते हैं, चाहे रेत खनन का मसला हो या कोई और दूसरा मसला हो, उसको रोकने के लिए
पूरी ताकत से जुटते हैं, इसीलिए आप लोग किस्से दिखाते हैं कई बार नायब तहसीलदार एसडीएम के या किसी खनिज इंस्पेक्टर के, कि वो जूझते हुए संघर्ष करते हुए इस प्रकार के घटनाक्रम कोई सामने आया। इसलिए उसमें इच्छा शक्ति में कोई संदेह नहीं है। जहां तक बात है नई खनिज नीति को लेकर या आपने ड्रोन का उपयोग की बात कही, अभी एक किसी ने सुझाव दिया होगा, अभी उसको लेकर क्या सरकार का रुख है, सरकार की आने वाली खनन नीति में उसका उपयोग करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं, अब वो आगे देखना होगा। लेकिन एक बात तय है कि वैज्ञानिक पद्धति और टेक्नोलॉजी का उपयोग आने वाली खनन नीति में स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश चूंकि वन संपदा मध्य प्रदेश में है और स्वाभाविक है नर्मदा जी जैसी नदी है, इसलिए कई प्रकार की वनस्पति, कई प्रकार की जैव विविधता जिसे कहा जाता है उसके संरक्षण का भी सवाल है। इसलिए रेत खनन कहां हो, कितनी हो, कैसी हो, किस मात्रा में हो, ये तमाम सवाल हैं जो केवल समाज की जरूरत के हिसाब से तय नहीं हो सकते, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से भी, और उस जो प्राकृतिक संसाधन है चाहे जंगल हो या नदी हो, उसके दृष्टिकोण से भी विचार करके करना होगा। ऐसे ही मामलों में विशेषज्ञों की राय लेते हुए आगे बढ़ने की कवायद हो रही है। ठीक है। भूपेंद्र जी, क्या लगता है कि रेत माफिया को रोकने के लिए ड्रोन कारगर साबित होगा? क्योंकि सिस्टम के स्तर पर बड़ी बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन नतीजा क्या है वो सबके सामने है। देखिए, ये एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। और इस तरह का ड्रोन क्या करेगा? ड्रोन फोटो खींच लेगा, ड्रोन जो है एक एविडेंस क्रिएट कर देगा। इससे ज्यादा ड्रोन क्या? ड्रोन कोई गोली थोड़ी चलाएगा, ड्रोन कोई जो है लोगों को अरेस्ट थोड़ी कर लेगा। जब आपकी आंख के सामने से ट्रक गुजर रहे हैं और आप उन्हें नहीं पकड़ रहे हैं, बिल्कुल, जब आपकी आंख के सामने जो है मशीनों से वो पंप से रेत को खींचकर 10 किलोमीटर दूर तक ले जाया जा रहा है, जब जो है के बीच नदी के बीच में सड़कें बना के और प्राइवेट सड़कें बना के और नदी के बीच में जाकर जो है नाव के माध्यम से जब रेतें निकाली जा रही है, जिनको रोज प्रशासन नंगी आंख से देख रहा है और वो भाग भी नहीं सकते। वो ऐसी व्यवस्था है कि जब चाहे तब मुख्यमंत्री उन्हें पकड़ ले। उनको अपनी सारी दुकान समेटने में कम से कम 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। ऐसी भारी भारी मशीनें लेके लोग बीच नदियों में बैठे हुए हैं। ये नौटंकी करने से जो है प्रदेश की आंखों में आप धूल नहीं झोंक सकते। जब आपके निजी लोग जो है, सरकार जब पोषक बनकर खड़ी हो जाएगी रेत माफिया के साथ, खनिज गौण माफिया के साथ, तब जो है कौन बचाएगा उसको? किसी कलेक्टर की हिम्मत है? किसी माइनिंग ऑफिसर की हिम्मत है? आज हमने जो सवाल उठाए, लगातार उठाए हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार पोषक है और खुद वो जो है इस माफिया को संरक्षण दे रही है। जितने कानून अभी बदले गए हैं, जो खनन नीति में परिवर्तन किए गए हैं, वो सब मध्य प्रदेश गौण खनिज अधिनियम के विपरीत हैं और ये खनिज माफिया को लाभ पहुंचाने वाले हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि पिछले प्रदेश में पिछले 10 साल से कलेक्टर लोग जो है अपने अधिकारों का अतिक्रमण करके और जो लोगों की सुनवाई करके और परिवहन के दंड को माफ करने के केस कर रहे थे, लगातार भ्रष्टाचार कर रहे थे। हमने जब ये मामला उठाया और लगातार इसकी लड़ाई लड़ी, विधानसभा में लगातार क्वेश्चन उठाए, तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने यह किया कि उस कानून के तहत जो अपराध किए जिन कलेक्टर्स ने उसका मिसयूज किया है, उन पर कार्रवाई करने की बजाय उन्होंने उसको रिलैक्स कर दिया, वो कंडिका ही हटा दी उसमें से, और उसमें जो है जुर्माने लगाने की व्यवस्था जो है ऐसी कर दी कि अब जो है चोर ज्यादा फायदे में और सरकार कम मुनाफे में। मध्य प्रदेश सरकार ने जो टेंडर किए गौण खनिजों के, वो सारे के सारे लिटिगेशन में इसलिए चले गए कि बिना सर्वे किए हुए टेंडर हुए, अधिक कीमतों पर टेंडर हुए जितनी की वहां पर रेत ही नहीं थी। और जहां पर जो है जिस जगह पर जब टेंडरकर्ता ने कहा कि हमें जाकर जगह दिखाइए, तो वहां वो जगह भी नहीं थी, नदारद हो गई। सारे मामले लिटिगेशन में चले गए। सरकार को ना तो रॉयल्टी मिली और सरकार को ना पैसे मिले और अवैध खनन चालू हो गया। लोगों ने
2 जिलों की सीमाओं के बीच में एक सिंगल टेंडर कर दिया, लोगों ने जो है उसमें खूब लूट की, और पूरे मध्य प्रदेश को जब इन्होंने लुटवा दिया और जब त्राहिमाम मचने लगा, तब जाकर ये जो है ये सारे ड्रामेबाजी चल रही है। ठीक है, मतलब आपका ये कहना है कि व्यवस्थाओं को इतनी पेचीदगियों से भर दिया गया है कि कैसे लूटा जा सकता है, समझे तो बस समझता रह जाए। व्यवस्था बनाना है। पटरिया साहब, आपसे समझना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है रेत के अवैध खनन के नाम पर, तो गजब गजब की तस्वीरें आ गई, तमाम बड़े बड़े मामले सामने आ गए, लेकिन क्या ड्रोन पद्धति को लेकर आएंगे तो कुछ होगा? क्योंकि ऐसा नहीं है, इतने लंबे वक्त से अगर ये धंधा चल रहा है तो जिला प्रशासन को अच्छे से मालूम होगा कि कौन लोग लगे हैं, किनके डंपर हैं, किनकी मशीनें हैं, तो ड्रोन से नया क्या होगा? अवधेश जी, वास्तव में कोई मशीन जो है उसके पीछे जो आदमी खड़ा होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मशीन सिर्फ आपको एक एविडेंस दे सकती है, जैसा भूपेंद्र जी ने कहा, निश्चित तौर पर इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती है। वो एक सूचना दे सकती है, आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे सकती है, उसकी भी अपनी कैपेबिलिटी है। 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, इससे ज्यादा ड्रोन कहां जाएगा? उसके साथ एक मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति होगा जो उसका हैंडलर होगा। मुझे लगता है कि तकनीकी का उपयोग आप लोगों को पकड़ने के लिए करें, मॉनिटर करने के लिए करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को भी शिक्षित और दीक्षित करें। दरअसल इसके लिए दृढ़ शक्ति की बहुत जरूरत होती है। एक वाक्य मैं आपको याद कराना चाहता हूं। अर्जुन सिंह जी के जमाने में मध्य प्रदेश में 2 माफिया बहुत ही ताकतवर होकर उभरे थे, एक तेंदुपत्ता माफिया और दूसरा टोल माफिया। दोनों माफिया को उन्होंने खत्म कर दिया था, तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कर दिया और टोल को सरकारी कर दिया। दरअसल अगर आप एक बहुत होशियारी से एक नीतिगत परिवर्तन कर दें तो चीजें अपने आप आकार लेकर बदल सकती हैं। दिक्कत यह है कि जब आपके अपने लोग उससे लाभान्वित होते हुए दिखाई देते हों आपसे, यानी कोई भी राजनेताओं के दल कोई भी हों, लेकिन लाभ लेने वालों की बड़ी संख्या मौजूद है। दरअसल इसके लिए आपको बड़ा एडवर्स सिस्टम में चेंज लाना पड़ेगा। नदी भोपाल अगर रेत आती है तो यहाँ 60-80 किलोमीटर दूर से आती है, न जाने कितने बैरियर पड़ते हैं, उनसे कैसे निकल जाते हैं। एक ही नंबर के 4-4 डंपर आ जाते हैं, एक ही टीपी 4-4 बार चली जाती है। जी, दिक्कत यह है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस करना है तो इलेक्ट्रॉनिक टीपी बनाइए, आप उनको स्कैन करिए बारकोड से कि वास्तव में ट्रक जो चला था वही ट्रक है जो यहां पहुंच रहा है। आप उनको बेब्रिज से निकालिए, जितनी रेत आना फिर उतनी आ रही है क्या। लेकिन दिक्कत यह है, फिर मैं एक बात कहा करता हूं कि इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जोड़ में हैं। लाभ लेने की जो पंक्ति है उसमें समाज के बड़े ताकतवर लोग शरीक हैं और उसमें हमारे कुछ चंद मीडिया कर्मी भी शरीक हैं। पिछले दिनों चंबल से एक खबर आई थी जिसमें एक टेप वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस वालों के साथ में कुछ मीडिया के लोग भी शरीक थे। तो मुझे लगता है सर हमारा सर से झुक जाता है, हम सवाल खड़ा करते हैं मीडिया के लोग, लेकिन हमारे लोग ही इस धंधे में शरीक हो जाते हैं, तो आप क्या करिएगा? तो सर हम उंगलियां किस पे उठाएं? बिल्कुल, ये सवाल रजनीश जी बड़ा हो जाता है कि अगर ये दलदल इतना गहरा है कि इसमें सब डूब रहे हैं, तब इस चुनौती से निपटेंगे क्यों? क्योंकि टीकमगढ़ की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि तहसीलदार के ऊपर रेत पलटाने की कोशिश की। 18 जून को आप इसी डिबेट में शामिल हुए थे। छतरपुर से एक जेल में बंद व्यक्ति ने उमरिया की अपर कलेक्टर को धमकी दी थी। अगर इतनी बड़ी दलदल है तो कैसे निपटेंगे? क्योंकि गंभीरताएं तो हैं, लेकिन जमीन पर कैसे उतर पाएंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा, एक तो बात आप जो दिखा भी रहे हैं पैकेज में, आपके दर्शकों को भी पता होगा कि मध्य प्रदेश में मशीनों से रेत खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लग चुका है। नर्मदा जी में रेत खनन नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और जो भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि मशीनों से और इतने किलोमीटर उतने किलोमीटर, यह किसी प्रकार का रेत उत्खनन नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जिस नीति की बात की जा रही है, तस्वीर तो सामने या पर्यावरणवेद हो या तकनीकी विशेषज्ञ हो, अवधेश जी, वो सारे के सारे आयामों पर खनन नीति के दृष्टिकोण से बातचीत हो रही है। मैंने कहा आपसे कि वो एक्सरसाइज ही आगे जाके एक प्रभावी खनन नीति बनाने में कारण सिद्ध होगी। और तमाम कारण हैं, चाहे वो ई सर्वेलेंस का मामला हो, चाहे तमाम प्रकार की उसकी दूसरी प्रकार की जो मैंने कहा आपसे कि बायोडायवर्सिटी का मसला हो, उसको ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं तो रेत उत्खनन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां जैव विविधता की दृष्टि से रेत खनन करना ठीक नहीं है, तो वो भी उस दृष्टि से नहीं करना होगा, प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करना होगा। ऐसे तमाम पक्ष हैं
जो उन पर गौर करते हुए खनन नीति आने वाली है। और जब खनन नीति आ रही है, आने वाली है, ड्रोन को शामिल अभी नहीं किया है, तो मुझे लगता है उस पर चर्चा बेमानी है। खनन नीति एक बार आ जाए और उसके बाद में उसके जो प्रोविजंस हैं वो कोई गलत हो, कोई आपत्तिजनक हो, कोई पर्यावरण को चोट पहुंचाने वाले हो। सर, जरूरी नहीं कि हमेशा आपत्तिजनक चीजों पर ही चर्चा हो। कि मददगार ड्रोन आएगा तो सकारात्मक होगा, ऐसा मान के चल रहे हैं अभी जो सुझाव आया है। लेकिन सवाल इसलिए उठ जाता है क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी कोशिश छोड़ी नहीं गई है। ड्रोन भी कहीं से मैन्युअली ऑपरेट होगा, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं अगर वो चीज आती है तो कि कुछ बदल जाएगा? देखिए अवधेश जी, ड्रोन हो या कोई भी तकनीक हो, कोई भी साइंस हो जो इसमें मददगार साबित हो सकती है, हम उसको थ्रो आउट इनकार नहीं कर सकते या थ्रो आउट स्वीकार नहीं कर सकते जब तक कि उसके बारे में जो विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से जो चर्चा हुई होगी, जो तमाम प्रकार के अनुभव और भी कहीं क्षेत्र से आए होंगे, या उनका उपयोग किस दृष्टिकोण से अभी तक हुआ है और उनका क्या लाभ हुआ है, ऐसे तमाम प्रकार के आयाम उसके भी दृष्टिकोण से होते हैं। कोई भी तकनीक है ऐसे यूं ही स्वीकार या नकार नहीं दी जाती, और हम आप कम से कम 20 मिनट की इस चर्चा में किसी को स्वीकार नकार नहीं सकते, ना तो हम विशेषज्ञ हैं और ना उस विधा के जानकार। तो मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए। हाँ, उसके बाद में तमाम प्रकार के जो पक्ष किसी तकनीक के हो सकते हैं या उस नीति के पूरी समग्रता से जो नीति आएगी उसके हो सकते हैं, उस पर जरूर चर्चा हो सकती है, आपत्तियां हो सकती हैं, सुझाव हो सकते हैं, तमाम प्रकार की बहसें हो सकती हैं। निश्चित रूप से समाज का जागरण का भी विषय है, जो नदियों के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनका भी विषय है, और जो माफिया को नेस्तनाबूद करने का काम इस सरकार ने 13 सालों में किया है, तो जिस प्रकार की बौखलाहट कांग्रेस के अंदर है वो समझी जा सकती है। क्योंकि इस व्यवस्था का नायब तहसीलदार जूझता है, एसडीएम जूझता है, इंस्पेक्टर जूझता है, कांग्रेस का नेता नहीं जूझता। सर, पूरी जनता जूझ रही पूरे प्रदेश की। भूपेंद्र जी जवाब दीजिए। पूरे प्रदेश की जनता जूझ रही है। मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा कि आपने एक इतनी बढ़िया रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री 13 साल सत्ता में रहने के बाद ये कह रहा हो कि मैं असहाय हूं और ये रोकना आसान नहीं है, वो प्रधानमंत्री वहां पर मुख्यमंत्री बैठा क्यों है? या तो आप किसी जो ऐसे आदमी को ये काम सौंप दीजिए जो उसको रोक सकता है, या आप उस काम को अपने हाथ से छोड़ दीजिए। प्रदेश की परिस्थिति ये है कि हमारी जो है नैसर्गिक संपदा लुट रही है, और आप जो काम कर रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, वो किसके फायदे के लिए? सिर्फ 1.5 महीने के अंदर मध्य प्रदेश में रेत के दाम 3 गुने बढ़ गए। जो 20,000 की ट्रॉली आ रही थी आज 48,000 50,000 की आ रही है। ये लाभ किसको पहुंचा रहे हैं आप? जिन्होंने जो है आपके आदेश के पहले ही जो है आपके अधिकारियों के फीडबैक देने से उन्होंने स्टोर कर ली। क्या किसी इस प्रदेश के अंदर कोई उसके खिलाफ मुकदमे बन रहे हैं? आज प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है। जिन लोगों ने सरकारी कामों को टेंडर डाल के 1 साल पहले 2 साल पहले काम उठाए हैं, उनकी वायबिलिटी खत्म हो गई है। आज 3 गुना रेत के दाम हैं, लोग काम नहीं हो रहे हैं, सरकारी प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हैं, प्राइवेट क्षेत्रों में काम नहीं हो रहा है, विकास के काम रुके पड़े हैं। लोगों जो मकान बना रहे थे आधे मकान छोड़ दिए, उसमें सरकारी धन फंस गया है। जो उन्होंने फंडिंग करा रखी थी, बैंक से लोन ले रखे थे, लोगों के ऊपर डबल मार हो रही है। एक तो महंगा सामान मिल रहा है, दूसरा बैंक का ब्याज चुकाना पड़ रहा है। आपने पूरे प्रदेश के ढांचे को तोड़ दिया है, और आप जो है उस पर मुस्कुरा रहे हैं और उस पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और ये ड्रोन जैसी नौटंकी कर रहे हैं। ये ड्रोन है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के ये बात तमाम प्रकार के करना शुरू कर देते हैं कि हर सबको पता है बरसात के दिनों में कोई बड़े प्रोजेक्ट पर तेजी के साथ में काम नहीं होता। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के मकान बनाए जा रहे हैं। ये इसी मध्य प्रदेश में कह रहे हैं, लगातार टारगेट पूरे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी मकान बनाए जा रहे हैं। जो तमाम प्रकार के काम बरसात के दिनों में भी किए जा सकते हैं, वो प्रोजेक्ट चालू है। और मैं कई बार भूपेंद्र जी से कह चुका हूं, ये ऐसा मसला है जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सकता है। कांग्रेस मौजूद हो, जो प्रोजेक्ट ऑनलाइन है उनको आप देखिए, मौजूदा स्थान पर पहुंचिए और जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करिए, फिर बताइए। हम भी चलने को तैयार हैं, और आपके चैनल के संवाददाता और कैमरामैन को लेके जाइए। कम से कम झूठ जनता के सामने मत बोलिए। तमाम प्रकार के जो प्रोजेक्ट हैं जो बरसात के दिनों में चल सकते हैं, काम कर सकते हैं। सामान्य तौर पर 15 जून के बाद में बरसात के दिनों में कई प्रकार के प्रोजेक्ट पर काम नहीं होता है, इसलिए उसका ढंडोरा इस ढंग से मत पीटिए कि तमाम प्रकार के प्रोजेक्ट बंद हो गए, काम बंद हो गए। ये मध्य प्रदेश की सरकार ने, ये मध्य प्रदेश की सरकार इतनी झूठ और फरेब की सरकार है, ये मध्य प्रदेश की सरकार इतने
झूठ और फरेब की सरकार है कि आज इसको 13 साल बात करने के बाद कहना पड़ रहा है कि हम कलेक्टरों को जो है उल्टा लटका देंगे। आप जो है ये बौखलाहट, ये घटियापन, ये प्रशासन चलाने का तरीका, इससे कोई परिणाम आ सकते हैं। बनती है, बांध बनता है तो जमीन पे बनता है, पीसीसी में नहीं बनता है भूपेन जी, इसको समझना पड़ेगा आपको। और जनता देखती है उसको कि बांध कहां बना है, सड़क कहां बन रही है, जनता महसूस करती है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूंगा तो जनता मेरी बात को भी इंकार कर देगी सुनने से। इसलिए कम से कम ऐसी बातें मत बोलिए जिससे जनता आपको लगातार जनता आप लोगों को एक झूठे और फरेबी उसमें मानती है। आपके मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है, आपके मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि हम कलेक्टर को उल्टा लटका देंगे। ये क्यों लटका देंगे 13 साल बाद? अभी और आने वाले कलेक्टरों ने, आपके प्रशासन ने आपको धोखाधड़ी का सिद्ध कर दिया है। आपकी हैसियत क्या है? आपको कहना पड़ रहा है कि हम कलेक्टर को उल्टा लटका देंगे। ठीक है सर, चुनाव की बात में कर लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रदेश रेत माफिया के कहर से बचेगा? कटेरिया साहब, वक्त कम, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे कि जो रेत माफिया और रेत माफिया का जो सिस्टम है वो अधिकारियों से नहीं डर रहा है, बड़े बड़े सिस्टम से नहीं डर रहा है, फौज वहां पर पहुंच जाए अगर पुलिस वालों की तो भी नहीं डर रहा है, हमला कर रहा है, हत्याएं हो रही हैं, क्या ड्रोन से काबू कर पाएंगे? हालांकि रजनीश जी कह रहे हैं कि अभी ये व्यवस्था आएगी या नहीं आएगी पता नहीं, लेकिन आई भी तो क्या कुछ होगा? लटकाने की बातें हो रही हैं, कलेक्टर को उल्टा लटकाने की बातें हो रही हैं। देखिए अजय जी, अगर दुर्लभ सदियां हो राजनेताओं में, ठेकेदारों में और दुकानदारों के बीच में जो इस किस्म के घटिया काम करते हैं तो बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। पिछले दिनों एक बुद्धि के पास की दरोगा का एक टेप वायरल हुआ था जिसमें कई बड़े लोगों के नाम थे। मुझे लगता है बड़े लोग जब तक, चाहे वो राजनीति के हों, समाज के हों, प्रशासन के हों, जब अवैध धंधों को सेल्टर देंगे तो उनका रोक पाना बहुत कठिन हो जाएगा। मुझे लगता है कि चीजों को उस दिशा में देखना चाहिए। गंगोत्री गंदी है तो गंगा गंदी होना ही तय है। अगर फिर से आप ठीक करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। मुझे लगता है जो लाभान्वित चेहरे हैं, चाहे वो राजनीति के हों, प्रशासन के हैं, उनको पकड़ना चाहिए और उन पर सख्ती करना चाहिए। रेत माफिया तो के इंस्ट्रूमेंट हैं पैसा अर्जित करने का। बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर ड्रोन लाने से पहले डर लाना होगा कि अगर आप सिस्टम के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। तो एक पहल आने वाले वक्त में हो सकती है कि ड्रोन के जरिए माफिया पर नजर रखी जाएगी, लेकिन सवाल यही है कि वो ड्रोन ऑपरेट कौन लोग करेंगे और किस तरीके से करेंगे। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होते हैं।